हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर जनन, जीवाणुओं में जनन की बात की थी, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज के अंदर दो विधियों के द्वारा जनन होता है। पहली विधि होती है अलैंगिक जनन और दूसरी होती है आपके आनुवांशिक पुनर्योजन। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने कहा था बेटा कि या तो जो जीवाणु होते हैं वो द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं या अंतः बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा, जो विपरीत परिस्थितियों में बनते थे तो उनके द्वारा जनन करते हैं। और उसके बाद दूसरी विधि की हम लोगों ने बात की थी और वो थी आपके आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर बेटा हम लोगों ने कहा था कि सामान्यतः बेटा जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। लेकिन जीवाणुओं में लैंगिक जनन के स्थान पर जो जनन की अन्य विधि होती है वो है आनुवांशिक पुनर्योजन। और इस आनुवांशिक पुनर्योजन में होता क्या है बेटा कि जो जीवाणु जातियां हैं वो अपने आनुवांशिक पदार्थ को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु के अंदर स्थानांतरित कर देती है। और ये जो स्थानांतरण होता है वो कई विधियों के द्वारा होता है, जिनमें से पहली विधि कल की क्लास में भी हम लोगों ने मेंशन की है, वो थी आपके रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी विधि है बेटा आप लोगों की पारक्रमण, ट्रांसडक्शन। और मैं तीसरी विधि की बेटा बात करूं, थर्ड मेथड की बात करूं, तो वो थी आपके संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। रूपांतरण में हम लोग देखते हैं बेटा, इनको समझने का प्रयास करते हैं। डीपली तो आपके नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडियाज ले लेते हैं इनके ऊपर। 12th में है आपके ये सब, है ना, वहाँ ब्रीफ पढ़ेंगे अपन लोग। तो रूपांतरण जो क्रिया है इसकी खोज करने वाला कि रूपांतरण होता क्या है, इसको समझाने वाला जो वैज्ञानिक था बेटा वो था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इस रूपांतरण को समझाया। और किस में समझाया? उस जीवाणु का नाम क्या था, किस बैक्टीरिया के अंदर इस प्रोसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो वो था बेटा आप लोगों के डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु प्रजाति के अंदर इस प्रोसेस को उन्होंने समझाया। और उन्होंने क्या कहा? तो ये कहा बेटा उन्होंने कि रूपांतरण क्या है। तो इसके लिए ग्रिफिथ ने अपना एक प्रयोग करके दिया था, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें चूहे के अंदर उसने एक S3 स्ट्रेन था, प्रभेद था, और एक R2 प्रभेद था। जब उनको प्रवेश कराता था तो उन्होंने देखा या तो वो चूहा स्वस्थ रहता या वो चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित हो जाता था, और या फिर उसकी मृत्यु होती थी या वो जीवित रहता था। तो वो क्यों उसमें निमोनिया हुआ, क्यों वो स्वस्थ रहा, क्यों वो जीवित रहा, क्यों वो मरा, मृत्यु हुई उसकी। तो फिर ग्रिफिथ ने उसके लिए समझाया कि इस क्रिया के लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल है, और वो है तो वो आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये एक पूरी जो टेक्निक थी बेटा वो रूपांतरण थी, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे ब्रीफली। ग्रिफिथ का प्रयोग आपके जब जेनेटिक्स 12th में पढ़ोगे आप लोग, तो जेनेटिक्स के 12th के अंदर बेटा लेसन नंबर 6 आएगा, वंशागति का आणविक आधार। तो उस चैप्टर में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। पारक्रमण की बात करते हैं, तो इस पारक्रमण की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था, कि पारक्रमण को किसने समझाया, तो एक जिंडर और लेडर वैज्ञानिक थे। जिंडर
एवं लैडर वर्ग किसमें समझाया? तो उस जीवाणु का नाम था साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड जो रोग होता है ना हमारे, तो उस टाइफाइड रोग का रोगजनक है। 12th में भी आएगा आपके, है ना, क्योंकि इसलिए तो बताया था बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत यूज है इसका। तो साल्मोनेला टाइफी, इसमें बेटा पारक्रमण को जिंडर और लेडर पर कैसे समझाते हैं कि ये कोई बेटा आपके जीवाणु प्रजाति है। अब इस जीवाणु प्रजाति में मुझे इस जीवाणु प्रजाति का कोई आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित करना है, तो इसका जो स्थानांतरण किया था वो जीवाणु भोजी के द्वारा हुआ था। इस तरह से आप लोग इसी लेसन में आगे वायरस जब पढ़ोगे तो वहाँ जीवाणु भोजी पढ़ेंगे अपन लोग। तो इस जीवाणु भोजी के द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा हम लोग आनुवांशिक पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं, और इस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु भोजी के द्वारा एक कोशिका से, एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसी को हम लोग पारक्रमण बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। इस संयुग्मन विधि की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था, इसको समझाने वाला जो वैज्ञानिक था वो था आपके लैडर वर्ग और टेटम। लैडर वर्ग एवं टेटम। तो लैडर वर्ग और बेटा टेटम नामक वैज्ञानिकों ने इस क्रिया को समझाया। जिस जीवाणु प्रजाति पर इस क्रिया को समझाया वो था आपके ई कोलाई, एस्चीरिया कोलाई। जीवाणु प्रजाति के ऊपर कॉन्जुगेशन को समझाया। कैसे समझाया कि बेटा ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का मैं जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ये दोनों जीवाणु प्रजाति एक दूसरे से जुड़ती है, तो और जुड़ने पर जब अपना आनुवांशिक पदार्थ जो स्थानांतरित करेंगी वो एक नलिका के द्वारा करती हैं, और उस नलिका को कहा जाता है संयुग्मन नलिका। कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ही एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इस बात को लैडर वर्ग और टेटम ने समझाया, इसलिए इसे हम लोग कॉन्जुगेशन मेथड बोलते हैं। तो ये केवल आपको आउटलाइन के फॉर्म में ये कंसेप्ट याद रखना है, डिटेल 12th में डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और वो है बेटा आपके ग्राम अभिरंजन तकनीक। ग्राम अभिरंजन तकनीक क्या है? ग्राम अभिरंजन तकनीक, तो बेटा एक वैज्ञानिक था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम, इन क्रिश्चियन ग्राम नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने बेटा क्या किया, जीवाणुओं को अभिरंजित किया, रंगा, और रंगने के बाद उन्होंने देखा कि उन जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो अपने कलर में परिवर्तित हो जाती है, एक विशेष कलर आता है उसका, और उसी विशेष कलर के आधार पर उन्होंने बतला दिया कि यदि इस प्रकार की भित्ति वाले जीवाणु होते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, और यदि इस कलर वाले हैं तो इसका मतलब ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पूरी एक टेक्निक दे दी, तकनीक दे दी, और उसी को हम लोग ग्राम अभिरंजन तकनीक कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि सबसे पहले हम लोग एक जीवाणु लेते हैं, कोई भी जीवाणु प्रजाति ले ली, हमें पता नहीं है कि ये ग्राम धनात्मक है या ग्राम ऋणात्मक है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड पर लेते हैं, कांच की स्लाइड होती है, उस स्लाइड पर इसको जीवाणु प्रजाति को ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब जीवाणु की बात है, जीवाणु कहाँ से ले, तो आपको बेसिक में बतलाया अभी इसी चैप्टर के में
कि जो जीवाणु होते हैं, या तो सबसे ज़्यादा जो जीवाणु को देखें तो अपन रेनी बरसात का जल होता है, या दांत का जो मैल होता है उसके अंदर होते हैं, तो वहाँ से अपन लोग जीवाणु को लें। फिर इसको स्लाइड पर लेने के बाद इस जीवाणु युक्त स्लाइड को क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। अब जीवाणु युक्त स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ समय के लिए गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद फिर उसको रख देते हैं। फिर तत्पश्चात उसमें हम लोग बेटा एक विशेष अभिरंजक होता है क्रिस्टल वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट से अब इस जीवाणु प्रजाति को क्या करते हैं, अभिरंजित। इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करते हैं। अभिरंजित करने के बाद फिर इसको हम लोग कुछ समय के लिए रख देते हैं, और कुछ समय पश्चात फिर इसके अंदर बेटा 95% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। 95% एथिल एल्कोहल हम लोग इसके अंदर मिलाते हैं। जब हम लोगों ने इसके अंदर इस 95% एथिल एल्कोहल को मिलाया, तो या तो हमें उस जीवाणु प्रजाति का या जीवाणु प्रजाति की कोशिका भित्ति का जो रंग है वो तो या हमें बैंगनी दिखाई देता है, या वो हमें रंगहीन दिखाई देगा। यदि हमें बैंगनी कलर आता है तो हमारे माइंड में आइडिया आ जाता है, या क्रिश्चियन ग्राम बोलता है कि ऐसे जीवाणु ग्राम पॉजिटिव होंगे। और यदि कलरलेस आता है, कोई कलर नहीं आता, रंगहीन भित्ति आती है, तो ऐसे जीवाणु बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं। लेकिन कैसे माने, प्रूफ कैसे करें कि ये ग्राम पॉजिटिव ही है या ग्राम नेगेटिव है? तो उनको प्रूफ करने के लिए हम लोग कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं आगे, कि इसमें हम लोग फिर अब इस बैंगनी रंग की जो जीवाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, अब इसको हम लोग सैफरिन अभिरंजक होता है, लाल कलर का अभिरंजक होता है, इससे रंग अभिरंजित करते, सैफरिन अभिरंजक द्वारा अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अभिरंजित करते हैं, रंगते हैं। तो हमें फिर भी उसका कलर वही दिखाई देता है, यानी रंग में कोई परिवर्तन नहीं। तो इस जीवाणु प्रजाति के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही बैंगनी रंग रहता है। और जब बैंगनी रंग रहता है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जीवाणु हैं ये ग्राम धनात्मक है, ये ग्राम पॉजिटिव ही बैक्टीरिया हैं। और इफ यदि क्या हो, ग्राम नेगेटिव, यदि हमें बेटा जो रंगहीन कोशिका भित्ति वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, जब फिर इसको हम लोग क्या करें, वही सैफरिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करें, तो अभिरंजित करने पर अब हम देखते हैं बेटा, ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है, यानी उसके रंग में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो हमें वो बेटा लाल रंग की दिखाई देती है। इसका मतलब ये जो जीवाणु हैं ये कैसा है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। क्लियर? तो ये हमें पता चलता है कि यदि वो पर्पल कलर आ रहा है, वॉयलेट कलर आता है, तो ग्राम पॉजिटिव है। और यदि बेटा आप लोगों के कलरलेस की बात आती है, रेड कलर आ जाता है, तो आपके ग्राम नेगेटिव है। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी आपके लेबोरेटरी प्रैक्टिकली टेक्निक है, और उस टेक्निक के द्वारा ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जीवाणु प्रजाति ग्राम धनात्मक है या ग्राम ऋणात्मक है। क्लियर? अब हम आगे कुछ अंतर भी बात कर सकते हैं कि ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में क्या अंतर होता है।
तो पहला अंतर तो यही है कि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं का रंग बैंगनी या पर्पल होता है, या ग्राम जो ऋणात्मक होते हैं वो रंगहीन या लाल रंग के होते हैं। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति एकल परतीय होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं उनकी बेटा जो सेल वॉल होती है वो बाइलेयर्ड होती है, द्विपर्तीय होती है। ग्राम धनात्मक जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति चिकनी होती है, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है तब वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, अंदर की ओर वलित होती है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है इसकी मोटाई अधिक होती है, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की मोटाई क्या होती है, कम होती है। ग्राम धनात्मक जो जीवाणु होते हैं उनमें अपन लोगों ने देखते थे बेटा पेप्टिडोग्लाइकोन नाग और नाम होता है, म्यूरिन नामक पदार्थ होता था जो उसमें दृढ़ता लाता था। तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं उनके अंदर म्यूरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर जो म्यूरिन है वो कम मात्रा में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं उनके अंदर मीजोसोम अधिक होता है तुलनात्मक ग्राम ऋणात्मक के। मीजोसोम देखा था कि जो कोशिका झिल्ली थी अंतर्वलित हुई थी और जो श्वसनीय रचना अंग बनाती थी मीजोसोम। दो प्रकार का मीजोसोम पढ़ के आए थे, केंद्रीय मीजोसोम और पर्दीय मीजोसोम। तो ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के अंदर बेटा जो मीजोसोम है वो अधिकतम होता है, और मीजोसोम जो आपके ऋणात्मक जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर मीजोसोम बहुत कम उपस्थित होता है। अधिकांशतः ग्राम धनात्मक जीवाणु बेटा अरोगकारी होते हैं, बहुत कम कुछ ऐसी जातियां हैं जो रोग उत्पन्न करती हैं, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की अधिकांश जो जातियां हैं वो क्या करती है, आप लोगों के रोगकारी होती है, पैथोजेनिक नेचर की होती है। आगे एक और हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं उन ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के अंदर टिकोइक अम्ल पाया जाता है। टिकोइक अम्ल उपस्थित होगा, जबकि इनमें टिकोइक अम्ल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के अंदर टिकोइक अम्ल क्या होगा, अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर भी डिफरेंस अपन लोगों ने देख लिया है कि कैसे पहचानेंगे इसको। इसके बाद बेटा आप लोगों के एक इसमें थोड़ा सा पार्ट रहता है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है। उसको हम लोग 12th में हैं ना, तो वो है आपके जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, कि जीवाणु हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं, शत्रु भी है, क्योंकि जीवाणुओं का लाभदायक भी महत्व है। उनके कुछ यूजेज भी हैं, जैसे दही निर्माण में, यीस्ट आप लोग देखते हैं पनीर निर्माण में, चीज़ निर्माण में ना, बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, किण्वन क्रिया में अपन लोग देखते हैं ना, एंजाइमों के उत्पादन में भी देखते हैं, प्रतिजैविकों के उत्पादन में भी हम लोग देखते हैं, कई चमड़ा उद्योग में भी काम आते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। लेकिन इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं कि मानव के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर और जंतुओं में भी ये कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो ये हानिकारक है, इसलिए शत्रु हो गए। या फिर हम लोग देखते हैं कि कई बार जब जल के अंदर इन जीवाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरा का पूरा जल विषाक्त हो जाता है ना, टॉक्सिक हो जाता है, और ऐसे जल का यदि हम लोग सेवन करेंगे तो फिर अपन लोग कई बार देखते हैं हैजा रोग, कोलेरा डिजीज हमारे अंदर हो जाती है। या हम लोग देखते हैं कि यदि जीवाणु खुला अपन लोगों ने भोजन रख दिया और बैक्टीरियल स्पीसीज ने अपना इन्फेक्शन कर दिया, संक्रमण हो गया उस भोजन पर, तो फिर भी भोजन भी विषाक्त हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो ये लाभदायक है, हानिकारक? हानिकारक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बेटा आगे 12th में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपके जो जीवाणु वाला पार्ट था वो फ्री होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।